नमस्कार। हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी की कहानी। शीर्षक है रहमान का बेटा। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई थी और वह बात बात में चिंचिना उठता था। यदि उस समय गोपी न आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीटकर अपने दिल का गुबार निकालता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान, कहो क्या बना रहे हो। रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफी थी। बोला, आओ गोपी काका, साहब सलाम। बड़े तेज हो, क्या बात है। गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगा कर बोला, क्या बात होगी काका, आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है। जाने कैसी हवा चल पड़ी है, माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। गोपी ने बीड़ी का लंबा कश खींचा और मुस्कुरा कर कहा, रहमान, बात सदा ही ऐसी रही है। मुझे तो अपनी याद है, बाबा सिर पटक कर रह गए मगर मैंने चटशाला में जाकर हाजिरी ही नहीं दी। आज बुढ़ापे में वे दिन याद आते हैं। सोचता हूँ 2 अक्षर पेट में पड़ जाते तो। बीच में बात काटकर रहमान ने तेजी से कहा, तो काका नशा चढ़ जाता। अक्षरों में नाज से ज्यादा नशा होवे है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ावे लिए जावे है। कहवे है इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे, सब गंदे रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं, चोरी से नहीं चूके। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसे? जी हाँ, सलीम ने कहा ऐसे और कहा हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं ना, उसी तरह की हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गईं, बदन कांपने लगा। हुक्के को जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतने जोर से पैर से सरकाया कि चीलम नीचे गिर पड़ी और आग बिखर कर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन, ओ हरामजादी करीमन, कहाँ मर गई जाकर? ले जा इस हुक्के को, साला आज हमें गुंडा कहवे है। गोपी ने रहमान की तेजी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना? जी हाँ, वही असर तो खराब करे है। पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच रहवे था। मगर साले ने किया क्या, भरी जवानी में पैर फैलाकर मर गया। बीबी को कहीं का भी नहीं छोड़ा, न जाने किसके पड़ती। वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन और आज का दिन सिर पर रखा है। कह दे कोई सलीम रहमान की औलाद नहीं है। पर वह बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आकर कुड़क पड़ गई, जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेक दिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका फरिश्ता है। ऐसी नेक दिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल। क्या मजाल जो कभी पहले शौहर का नाम लिया हो। ऐसी जी जान से खिदमत करे है कि बस सिर नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है। तुमसे कुछ छुपा है? कभी इधर उधर देखा है मुझे? गोपी ने तत्परता से कहा, कभी नहीं रहमान। मुंह देखे कि नहीं ईमान की बात है, 5 पंचों में कहने को तैयार हूं। और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है। यूं खेत में से घास पात तुम भी लावो ही हो काका। गोपी बोला, हाँ लावो हूं, इसमें लुकाव की क्या बात है। और लावें क्यों ना, हम क्या इतने से भी गए। बाबू लोग रोज जेब भरकर घर लौटे हैं। सच कहूं रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं और पैसे के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवे हैं कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे है। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेरे नहीं हैं।
पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में जाने क्या लिख दिया। दिन रात चौगनी तरक्की होवे है, गांधी बाबा की कुछ भी पेश नहीं आवे। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेजी से कहा, बाबू क्यों? वे जो अफसर होते हैं साहब बहादुर, वे क्या कम हैं? किसी चीज़ पर पैसा नहीं डाले हैं। और काका, यह कल का छोकरा सलीम हमें गुंडा बतावे है। गुंडे साले तो वे हैं सच सच काका। क्लब में सिवाय बदमाशी के वे क्या करें जाने हो? शराब वे पिए, जुआ वे खेलें और क्या? हमारे साहब के पास आए दिन क्लब का चपरासी आवे है, कभी 100 कभी 150, सदा हारे ही है। पर रहमान, उसकी मेम बड़ी तकदीर की सिकंदर है, जब जावे तब 100 सवा 100 खींच लावे है मेम साहब। काका तुम क्या जानो, उसकी बात और है। जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील, बलिस्टर, लाला सभी आजकल क्लब जावे हैं। मुसलमान को शराब पीना हराम है, पर वहाँ बैठकर विस्की, जिन, पोरट, सेरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द के कमर में हाथ डालकर लिए फिरे हैं, और वे हंस हंस कर खिलर खिलर बात करे हैं। काका जितनी देर वे वहाँ रहवे हैं, ये यही करते रहे हैं। उसकी बीबी खूबसूरत है, इसकी जोरदार है, शर्मा खुशकिस्मत है, रफीक की लौंडिया उसके घर जावे, गुप्ता की बीबी उसके पास रहे है, सारा वक्त यही खुसर फुसर होती रहे, और मौका देखकर कोई किसी को साथ उड़ चला। उस दिन जीत की खुशी में ड्रामा हुआ था। पुलिस के कप्तान लालाजी बने थे। वे लालाजी लोगों को हंसाते रहे, और मेजर साहब उनकी बीबी को ले डाक बंगले की सैर करने चले गए। ये है बड़े लोगों की चाल चलन। ये हमारे आका, हमारे भाग की लकीर इन्हीं की कलम से खींचे हैं। गोपी ने फिर जोर से बीड़ी का कश खींचा और गंभीरता से कहा, रहमान देखने में जितना बड़ा है, असल में वह उतना छोटा और खोटा भी, और क्या। और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज, बदसहूर, बेअकल न जाने क्या कहवे है। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फैसला करके रहूंगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है, नहीं तो। गोपी ने अब अपना डंडा उठा लिया, बोला, रहमान कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है, जवान है, अबे तबे से न बोलना, समझा। आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है, और चली कब नहीं थी। फर्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देवे हैं। रहमान तेज ही था, कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूं काका, जावे जहन्नुम में, मेरा लगे क्या है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों? मेरे क्या हाथ खुले हैं? मैं तो उससे 2 बात पूछूंगा, रास्ता इधर या उधर। और काका, मुझे उस साले की जरा भी फिक्र नहीं है, फिक्र उसकी माँ की है। यूं तो औलाद और क्या कम है, पर जरा यही कुछ सहूरदार था। काका सोचता था पढ़ लिख कर कहीं मुंशी बनेगा, जात बिरादरी में नाम होगा, लेकिन लिखा क्या किसी के मिटा है। गोपी बोला, हाँ रहमान, लिखा किसी से नहीं मिटा, अब चाहे तो मालिक भी नहीं मिट सकता। ऐसी गहरी लकीर बेमाता ने खींची है, सो भैया अपनी इज्जत अपने हाथ, जियादा कुछ मत कहना। पढ़ो लिखो को गैरत जल्दी समझ आ जावे है, समझा। समझा काका। और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कंधे पर डाल साहब सलाम करके चला गया। रहमान कुछ देर वहीं शून्य में बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा।
मन में उमड़ घुमड़ कर विचार आते और आपस में टकरा कर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज, इतने तेज कि उफन कर रह जाते। उनका तत्कालिक मूल्य कुछ नहीं था, इसलिए उससे मन की झुंझलाहट और गहरी होती गई। करुणा और विषाद कोई उसे कम नहीं कर सका। आखिर वह उठा और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अभी तक खेल कर नहीं लौटे थे। उसकी बीबी रोटियां सेक रही थी। सालन की खुशबू उसके नाक में भर उठी। उसने एक नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखा। शांत चित्त वह काम में लगी है। उसके कानों में लंबे बाल रोटी बढ़ाते समय वेग से हिलते हैं। उसके सिर का गंदा कपड़ा खिसक कर कंधे पर आ पड़ा है। यद्यपि जवानी बीत गई है तो भी चेहरे का भराव अभी हल्का नहीं पड़ा है। गोरी न होकर भी वह काली नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब नशा है। वही नशा उसे बरबस खूबसूरत बना देता है। जिसकी ओर वह देख लेती है एक बार तो वह ठिठक जाता है। रहमान सहसा ठिठका। उन दिनों इन्हीं आंखों ने मुझे बेबस बना दिया था, नहीं तो। सहसा उसे देखकर उसकी बीबी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे थे? गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं? रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या? पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जावेगा तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूंस लेगी या आंखें फोड़ लेगी? बीबी को दुख पहुंचा। बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते? कौन कहे कि वह मेरा बेटा है और किसका है? मैं क्या जानूं? जरा देखना मेरी तरफ, मैं भी तो सुनूं। तिनक कर उसने कहा, क्या सुनेगी? मेरा होता तो क्या इस तरह कहता? जबान खींच लेता साले की। देखूंगी किस किस की जबान खींचोगे। अभी तो एक भी बात नहीं सरा आता। बच्चे और जवान बराबर होते हैं। नहीं होवे पर पूत के पांव पालने में नजर आ जावे हैं। और फिर वही कौन सा जवान है? अल्हड़ उम्र है, एक बात मुंह से निकल गई तो सिर पर उठा लिया। तुम्हारा नहीं तभी तो। अपना होता तो क्या इस तरह ढोल पीटते? अपनों के 1000 ऐब नजर नहीं आवे हैं, दूसरों का एक जरी सा पहाड़ बन जावे है। रहमान कुछ भी हो इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वह क्या करे? सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है? पेट काट कर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा है। उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है तभी तो इतना दुख है। कोई गैर होता तो। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुंचे। वे धूल मिट्टी से लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और अर्धनग्न होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ, पर वह जला भुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल? लड़की सहम गई, घबरा कर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह? जहां भैया जाते हैं, दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था अब एकदम बोला, अब्बा वहां बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 बरस का लड़का आगे बढ़ाया, कहा, वहां लेक्चर हुए थे। रहमान अचकचाया, लेक्चर? लड़की ने कहा, हाँ अब्बा, लेक्चर हुए थे। भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा, फिर बोली, क्या कहा उसने? लड़की जो मुरझा चली थी अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी भैया ने बहुत सी बातें कही थी। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता।
रहमान चिहुक कर बोला, देखा तुमने? बीबी ने तिनक कर कहा, सुनो तो। हाँ, और क्या लाली? लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी, भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है। हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझ के नीचे गिराते जावे हैं और हम बोले ही नहीं। और फिर अम्मा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? अब्बा तो बुत बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा और जो उनमें बड़े आदमी थे सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, अब हम जाग गए हैं। अम्मी ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा प्रकाश से भर उठा। सुनते हो सलीम की बातें? रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा। नहीं आएगा? हाँ अम्मी। रहमान की तंद्रा टूटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे? नहीं अब्बा, लड़की आप ही आप कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने मुझसे कहा था कि अब इस घर में नहीं रहूंगा, नया घर लूंगा, बहुत साफ। अब्बा से कह दीजो कि वहां रहने से गड़बड़ हो सकती है, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहां आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जावेगी। लेकिन अब्बा हों तो बोले, उनके तो सिर में भूचाल आ गया है, वह घूम रहा है, रुकता ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी ममता सिंह देवा की आवाज में श्री विष्णु प्रभाकर जी की कहानी रहमान का बेटा। फिर उपस्थित होती हूँ दिलचस्प कहानियां किस्से लेकर। याद से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।